हमने जो है वो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, देखा अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें देता है ये, और मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार होता है। अभी हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के तहत जो है वो DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एजेंसी के अंडर जो है तैयार किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित होता है। और पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, और 1964 से 64 तक जो है ये बजट के साथ, बजट और ये इकट्ठे ही पेश किए जाते थे। लेकिन 64 के बाद जो है ये 31 जनवरी को पेश किया जाने लगा। और बजट का हमें पता ही है कि बजट कब पेश किया जाता है, हमारा जो बजट है वो फरवरी माह में पेश किया जाता है। और अर्थव्यवस्था के सेवा नीति निर्माण, कृषि, रोजगार, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, उससे संबंधित है। उसके बाद है 2011 से 2021-22 तक, 2010-11 वाला जो साल था ना, 2011 से 2021-22 तक यह 2 खंडों में पेश होता था। यह 2 खंडों में पेश होता था। और 2022-23 के बाद, 2022-23 के बाद एकल खंड में, पहले इसको 2 हिस्सों में प्रेजेंट करते थे ना, कि थोड़ा सा पहले प्रेजेंट कर दिया फिर थोड़ा बाद में, लेकिन अभी इसको एकल खंड में ही प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषणात्मक ढांचा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषणात्मक ढांचा। उसके बाद है राजकोषीय घाटा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, ये राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे की हम बात करें तो जो हमारा बजट है उसमें 2022-23 का जो राजकोषीय घाटा बताया गया है वो है 6.4%, 6.4%। नेक्स्ट पॉइंट आएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति को 2 बेस के ऊपर जो है वो डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति होता है कीमतों में वृद्धि की सिचुएशन, कीमतों का बढ़ना। तो मुद्रास्फीति में आप फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित। तो ये जो है 6.8%, और कब थी ये, 2022-23 के लिए। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित 6.8% 2022-23 के लिए। और सेकंड है थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित तब कितनी थी ये 2022-23 में, 11.5%। तो उपभोक्ता मूल्य पर, कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर का जो सर्वे है उसके हिसाब से जो है वो 6.8% की वृद्धि हुई है। और अगर हम थोक मूल्य को देखें तो जो है 11.5% की वृद्धि हुई है। और सेवाओं पर नेक्स्ट आप लिखेंगे, इसी में मुद्रास्फीति में पॉइंट आएगा, सेवाओं पर इन्फ्लेशन 2023-24 में 9.1%। सेवाओं पर इन्फ्लेशन, ठीक है, जो मुद्रास्फीति थी वो कितनी थी 2023-24 में 9%। उसके बाद है नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक सर्वे में वो है औद्योगिक वृद्धि दर, औद्योगिक वृद्धि दर। ठीक है, औद्योगिक वृद्धि दर में आएगा 2022-23 में 2022 के ऊपर कितना, तो सेवाओं पर इन्फ्लेशन जो था वो था 9.1%। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है औद्योगिक वृद्धि दर। जो औद्योगिक वृद्धि दर है वो इस आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 में है 4.1%। औद्योगिक वृद्धि दर के अंडर आप नोट करेंगे 2022-23 में 4.1%। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
जीडीपी की फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, टीजीटी के पेपर में पूछा जा सकता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 में 7.0% एंड 2023-24 में 6.8%। ये क्या है, ये टारगेट रखा गया है, ठीक है, टारगेट रखा गया है ये क्योंकि अभी 2023-24 तो आएगा, तो उसमें बोला गया है कि हमने अपनी वृद्धि को जो है वो 6 से 6.8% जो है वो रेट रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा कृषि सकल मूल्य वृद्धि, कृषि सकल मूल्य वृद्धि। तो जो कृषि सकल मूल्य वृद्धि है वो है 2022-23 में 3.5%। उसके बाद है विदेशी मुद्रा भंडार। तो 2022-23 में कितना है ये, $563 बिलियन। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो है हमारे $563 बिलियन। उसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि 21 जनवरी 2023 को जो है निर्मला सीतारमण ने इसको प्रेजेंट किया था, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना वो हमारा जो बजट होता है उसके पहले दिया जाता है। बजट आता है फैब में, और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 31 जनवरी, हर साल 31 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये हमेशा बजट से पहले आता है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर ली। आप आगे लिखेंगे भारत का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पेश किया गया था, ठीक है। शायद आपने ये पॉइंट नोट भी किया होना कि भारत का जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो 1950-51 में पेश किया गया था। और ये चीज़ भी नोट की है दैट 1964 तक ये बजट जो है वो बजट के साथ पेश होता था, और इकोनॉमिक सर्वे जो 64 के बाद जो है वो अलग पेश होने लगा है। उसके बाद आप लिखेंगे थीम क्या थी, ठीक है। तो जो हमारा अभी का आर्थिक बजट है, ये क्वेश्चन आ भी जाता है, तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सेमीकोलन लगाओगे, आगे लिखना है आपने मध्यावधि स्थिति डैश आशावादी विश्वसनीय, मध्यावधि स्थिति और डैश लगा के आशावादी विश्वसनीय। अब इसमें क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, सबका साथ सबका विकास, मिड टर्म पोजीशन डैश ऑप्टोमिस्टिक कॉन्फिडेंट, ठीक है, मध्य अवधि स्थिति आशावादी विश्वसनीय। और उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट जो मेन बात इस सर्वे में बताई गई है वो है कि इस सर्वे में जीएसटी टैक्स पेयर बढ़कर 1.40 है ना, 1.40 करोड़ फ्रॉम 70 लाख। तो इस सर्वे में क्या हुआ था, जो जीएसटी पे करने वाले लोग थे उनकी संख्या 70 लाख से बढ़कर कितनी हो गई थी, 1.40 करोड़ जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ था। तो उसके बाद जो है फिस्कल डेफिशिएट जो है वो 2022-23 में कितना था, 6.4%। राजकोषीय घाटा इसको बोला जाता है। आप लिखोगे फिस्कल डेफिशिएट, ठीक है, 2022-23 6.4%। उसके बाद है भारत दुनिया में, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, भारत दुनिया में
सेवा क्षेत्र के लिए भारत दुनिया में सेवा क्षेत्र के लिए सातवां सबसे बड़ा निर्यातक है। सर्विस सेक्टर में भारत की पोजीशन क्या है? वर्ल्ड के सारी कंट्रीज़ में 7वें नंबर पर है। उसके बाद है 2022 में दुनिया में अन्य देशों की तुलना 2022 में दुनिया में अन्य देशों की तुलना में भारत में सबसे ज़्यादा धनराशि भेजी गई है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेन करेंसी अभी तक जो ट्रांसफ़र हुई है अदर कंट्री में, जैसे हमारे यहाँ के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं या जो बिज़नेस करते हैं, ये सर्विसेज देते हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों को फॉरेन करेंसी में जो पैसा डिलीवर होता है। तो अभी तक जो है कि भारत जो है वो फर्स्ट नंबर पे है जिसको विदेशी राशि जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र की गई है। 2022 में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में सबसे ज़्यादा धनराशि भेजी गई है। उसके बाद है भारत में डॉक्टर रोगी अनुपात में वृद्धि। भारत में डॉक्टर रोगी अनुपात में वृद्धि कितना है? पहले होता था जो एक स्टैंडर्ड माना गया है, पहले नहीं होता था, मतलब स्टैंडर्ड माना गया है कि एक डॉक्टर जो है वो 834 जो है वो पेशेंट पे होना चाहिए। जिस एरिया में जिस डिस्पेंसरी में 834 पेशेंट आते हैं, लोग आते हैं, वहाँ एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है, मतलब इस रेशो में वृद्धि हुई है। पहले ये रेशो थी 1:834, अभी ये रेशो भारत में कितनी है? जो स्टैंडर्ड रेशो होती है वो है 1:834। अभी भारत में कितनी है? 1:1000। और आप लिखेंगे ईयर लिखेंगे 2019 से 21। 2019 से 21 का जो है ये डाटा है, 2019 से लेकर 21 तक का ये डाटा है। इस डाटा में आप देखो लिंग अनुपात कितना है? क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी। 931, ठीक है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं हैं। पहले ये 927 था, तो इसमें जो है वो एक वृद्धि हुई है। प्रजनन दर जो है तो 2.0, ठीक है, 2.0। और शिशु मृत्यु दर ये 2019 से लेकर 21 का डाटा है। शिशु मृत्यु दर ये है 38.4%। और संस्थागत जन्म का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में कितने बच्चे डिलीवर हुए हैं, तो 86.7%। संस्थागत जन्म है 86.7%। और ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा भी गया था एक बार। 5 वर्ष से कम नाटे बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है और उनकी हाइट बहुत कम है, तो इनकी जो है वो क्या रेशो है? 37.3%। 37.3%। उसके बाद है नवजात मृत्यु दर है 24.9%। 24.9%, ठीक है। और जैसे पैदा होते ही बच्चा मर जाता है तो उसकी जो रेट बताया है वो है 24.9%। और मातृ मृत्यु दर, ठीक है, बच्चे को जन्म देते टाइम जो है वो माता की डेथ हो जाना, ये है 97, ठीक है, 97 केसेस जो हैं 97 नहीं है, ये 9.7% है, 9.7%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मनरेगा, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के ही अंडर आता है मनरेगा। तो मनरेगा कब शुरू किया गया? मनरेगा एक्ट 2005, ठीक है। आप मनरेगा एक्ट 2005 ये नोट रखेंगे। और इस ईयर जो है मनरेगा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, भागीदारी, इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन रहा है वो महिलाओं का था। तो मनरेगा एक्ट 2005 के बाद आप लिखोगे महिलाओं की भागीदारी 56.3%, मतलब जितने टोटल लोग काम करते हैं उसमें महिलाएं जो हैं वो 56.3% हैं। महिलाओं की भागीदारी 56.3% प्रति कार्य
प्रति कार्य दिवस के हिसाब से। उसके बाद जल जीवन मिशन, मनरेगा के बाद आता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है ये मिशन स्टार्ट किया गया है और आर्थिक सर्वेक्षण में इसके बारे में बताया गया है। हर इसका जो है इस मिशन को बोला जाता है हर घर जल हर घर नल, ठीक है, हर घर जल हर घर नल। तो 2000 ये स्टार्ट कब हुआ था, तो आप इसकी स्टार्टिंग की डेट लिख लेंगे। स्टार्टेड इन अगस्त 2019, अगस्त 2019 को ये शुरू हुआ था, ठीक है। अगस्त 2019 तक जो है केवल 17% घरों में नल से जो है वो पानी जाता था, 17% घरों में, ठीक है। लेकिन आप लिखेंगे 18 जनवरी 2023 तक, 18 जनवरी 2023 तक 19.4 करोड़ फैमिलीज़ को नल से जल, 19.4 करोड़ फैमिलीज़ को नल से जल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आप हेडिंग ही लिखेंगे जल जीवन मिशन के अंदर हर घर जल से नल, हर घर जल से नल, ब्रैकेट में लिखेंगे 100%, 100%। तो पहले नंबर पे लिखेंगे स्टेट, हर घर नल से जल में 100% जो है नल के द्वारा जल की सप्लाई करने वाले स्टेट्स कौन हैं, कौन कौन बन चुके हैं। तो राज्यों में लिखेंगे आप गोवा, गुजरात, तेलंगाना एंड हरियाणा, ठीक है। गोवा, गुजरात, तेलंगाना एंड हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है फुल्ली जो है हर घर में नल है और वहाँ पे जल से पानी आता है। और यूनियन जो टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ लिखेंगे आप जहाँ 100% जो है वो लोगों को हर घर में नल मिल रहा है, वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, नागरा दादर हवेली, नागरा दादर हवेली, दमन दीव एंड पुदुचेरी। आपने लिखा नागरा दादर हवेली, दमन दीव एंड पुदुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं और राज्य गोवा, गुजरात, तेलंगाना और हरियाणा जहाँ पे 100% जो है वो नल के द्वारा हर घर को जल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अदर पॉइंट हैं कुछ इसके, आयुष्मान जो है भारत का भी एक पॉइंट है इसमें। तो सर्वेक्षण में अन्य पॉइंट्स में आप लिखेंगे 4 जनवरी 2023 तक, 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से, आयुष्मान भारत योजना से 12 लाख लोग लाभान्वित, 12 लाख लोग लाभान्वित, 12 लाख लोगों को जो है वो लाभ मिल चुका है। उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय वर्ष 2022 के, वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में, केंद्रीय बजट में उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना का संस्करण है 2.0, उज्ज्वला योजना का जो दूसरा संस्करण है उसकी बात की गई है। वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट में उज्ज्वला योजना 2.0 के अधीन अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य, 2.0 के अधीन अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य। उसके बाद है आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा में है भारत में 41.5 करोड़ लोग, भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से उभर गए हैं। और आपने आर्थिक समीक्षा में लिखा भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से उभर गए हैं और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2005 से 2020 तक ये जो डाटा लिया गया था, ठीक है। तो ये है 2005 से 2020 तक का। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 2070 तक, 2070 तक भारत में
भारत में ज़ीरो CO2 उत्सर्जन, कार्बन जिसको हम बोलते हैं कार्बन उत्सर्जन, तो 2070 तक भारत में ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य या संकल्प, भारत ने संकल्प लिया है कि 2070 तक जो है जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। उसके बाद जीरो जो हमारा CO2 है, ये मैं वैसे बता देती हूँ, आप इसको नोट करना रहने देना। जीरो जो CO2 उत्सर्जन का संकल्प लेने वाले अन्य देश भी हैं, जैसे चाइना, रसिया, सऊदी अरब, इन्होंने बोला है 2060 तक ये खुद को जो है कार्बन मुक्त कर लेंगे। अर्जेंटीना, इटली, जापान, रिपब्लिक कोरिया, फ्रांस, ठीक है, EU, कनाडा, USA, इन्होंने लक्ष्य रखा है 2050 तक खुद को कार्बन मुक्त बनाने का, और जर्मन ने 2044 तक। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है लाइफ, LIFE, लाइफ जो एक लाइफ जो है, उसके बाद जर्मन का बताया आपने 2000, जर्मन का है 2044 तक। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ। लाइफ क्या है, एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे पर्यावरण हेतु जीवन शैली अभियान, मतलब हमने अपनी जीवन शैली को पर्यावरण में ढालना है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है, तो इस अभियान का नाम दिया गया है लाइफ, मतलब पर्यावरण हेतु जीवन शैली अभियान, लाइफ का शुभारंभ। उसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमने जो है वो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन रखा है, जिसमें जो है बोला है कि हमारे ये मिशन से हम 2047 तक जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट है अरुणाचल में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक है। अरुणाचल में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक है। नेक्स्ट आता है मैनग्रोव कवर। मैनग्रोव ये वृक्ष है ना, इन वृक्षों को मतलब बढ़ाना, इनके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, तो उसको बोला गया है मैनग्रोव कवर। मैनग्रोव कवर में 2013 की तुलना में 364 किलोमीटर की वृद्धि, 364 किलोमीटर की वृद्धि। उसके बाद है ई कॉमर्स 2025 तक, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिजनेस 2025 तक 18% बढ़ने का अनुमान, 18% बढ़ने का अनुमान। नेक्स्ट है PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। PLI होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में 47,500 करोड़ का निवेश, 47,500 करोड़ का निवेश। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय जिसको हम बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि, ठीक है। और ये वृद्धि जो है 2012 के कंपैरिजन में 2023 में जो है वो 13.3% थी। FDI इन 2022 में FDI है 2.6%, और ये 2005 के कंपैरिजन में जो है 2022 में 2.2% बढ़ा है। उसके बाद है UPI पेमेंट में वृद्धि। UPI पेमेंट जो है, जब लेन देन की बात करते हैं तो 121% जो है वृद्धि हुई है इसमें, और जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितने नए लोग जुड़े हैं तो वो है 115% जो है। क्वांटिटी की बात इस तरह से भी की जा सकती है कि टोटल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से कितना परसेंट, कितनी मात्रा में ट्रांजैक्शन UPI से हो रही है, तो 115। शहरी बेरोजगारी दर में कमी, शहरी बेरोजगारी दर में कमी, ये हो गई है 7.2%। तो इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में जो मेन पॉइंट आते हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए।